हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th के रेस्पिरेशन चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं बेटा कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली प्लांट की बात करके एनसीईआरटी में आपके मेंशन है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं रेस्पिरेशन समझाने पर था तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि अल्फा, बीटा और गामा तीन तरह के ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। आइए ज़रा एक बार हम लोग ऑन बोर्ड इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को एज अ प्रेफरेबल फूड सोर्स कंज्यूम किया, तो जब कार्बोहाइड्रेट जनरली ब्रेक डाउन होता है तो इंडिविजुअल में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज ऑब्टेन होता है और ग्लूकोज का ही फर्दर ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है बेटा। अब आप जानते हैं कि ग्लूकोज से एक प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती है जो आगे चल करके ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करती है। इससे 2 पायरुविक एसिड जब फॉर्म होते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 2 पायरुविक एसिड, और ये 2 पायरुविक एसिड चूंकि 3 कार्बन के कंपाउंड है और ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो प्रोसेस आपको समझ में आने लगेगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते थे, इन 2 पायरुविक एसिड से फर्दर टूट करके आपको पता था कि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता था। फिर ये 2 एसिटिल कोएंजाइम ए से फर्दर हम आगे बढ़ते थे और हम ये बोलते थे कि जब ये मूव करते थे इनसे आगे जा करके CO2 और H2O का फॉर्मेशन हम देखते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते थे, H2O बन जाते थे, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर 3CO2 और 3H2O के फॉर्मेशन पर चले जाते थे बेटा। जब इस तरह के तीनों रिएक्शंस पर बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो पहला रिएक्शन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्जन का है, इसका नाम है EMP पैथवे। आप सबको याद होगा स्टूडेंट्स कि EMP पैथवे को ही ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं और इसका पूरा फुल फॉर्म है एम्बडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस पैथवे। जो 3 लोगों ने इनकी डिस्कवरी की थी इस पैथवे की, उनके नाम के इनिशियल्स पर EMP पैथवे नाम है। पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्जन was called as लिंक रिएक्शन। तो यहाँ पर हम सेकेंड रिएक्शन पर हैं बेटा, जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। इसी तरीके से जब अगर एसिटिल कोएंजाइम को फर्दर H2O और CO2 में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं तो इस प्रोसेस को TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और कुछ लोग इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल भी कहा करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर क्रेब्स साइकिल पर एक वीडियो बना हुआ देख सकते हैं जिसमें हमने क्रेब्स साइकिल के अलग अलग एंजाइम्स और उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर डिटेल बात करी हुई है। जब हम इस सेटअप में चलते हैं तो इसी सीरीज में एक और प्रोसेस है बेटा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे ऊपर की 3 प्रोसेस हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वर्क करता है एंड विच इज कॉल्ड एज ETS। तो हम उसकी भी बात यहाँ पर कर ले रहे हैं कि ये भी बन गया यहाँ पर बेटा। अब 4 स्टेप आपको अलग अलग दिख रहे हैं। मैं अगर समझूं कि इनकी लोकेशंस क्या हैं, तो EMP पैथवे की लोकेशन साइटोप्लाज्म में है बेटा। एनसीईआरटी में वर्ड इसके जगह पर साइटोसॉल लिखा हुआ है। इसी तरीके से लिंक रिएक्शन जो है वो इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। इसी तरीके से ये जो TCA साइकिल है वो भी जब आगे बढ़ा तो ये भी इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। आपको इसकी भी लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे बेटा। ये रहे 4 स्टेप्स। इसी तरीके से जब हम इन सभी स्टेप्स के आउटपुट पर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि EMP पैथवे पहला ब्रेकडाउन पैथवे है जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इस स्टेप पर हमें यहाँ पर 2 ATP, जबकि पैरेलली यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH2 नेट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं। अगर हम लिंक रिएक्शन पर जाएं तो लिंक रिएक्शन में भी हमें 2 मॉलिक्यूल NADH2 के ही प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे, और जब हम TCA साइकिल पर जाते हैं तो हमारा जो नेट आउटपुट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड दैट इज एक्चुअली 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2
2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, यहाँ मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ FADH2 मेंशन किया, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP और ATP। प्लांट्स में GTP बनता है बेटा, और एनिमल्स में इसकी जगह पर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आपको आउटपुट भी पता चल गए। अब आप ये समझिए कि ये सभी NADH2 और FADH2 डायरेक्ट ATP के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, इन्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ETS में ले जाकर। तो मैंने यहाँ से बोला कि ये 2 NADH2 ETS में चले गए, फिर ये 2 NADH2 भी ETS में चले गए, फिर ये 6 NADH2 ETS में चले गए, फिर ये 2 FADH2 भी ETS में चले गए। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा चीज़ों को कि जहाँ 2 NADH2 की हम बात करते हैं बेटा, वहाँ हम 6 ATP की बात करते हैं, फिर 2 NADH2 अगेन 6 ATP, 6 NADH2 18 ATP, 2 FADH2 4 ATP, एंड यहाँ 2 GTP और वहाँ पर ऊपर 2 ATP दिख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन सभी नंबर्स को जो मैंने सर्कल में लिखे हुए हैं इनको गिन लें तो 6 and 6 equals 12, 18 and 12 30, and 4 is equal to 34. So via ETS there will be formation of 34 ATP from this NADH2 and FADH2, and these 4 ATP, 2 in EMP pathway and 2 in TCA cycle, produced additionally 4 ATP produced additionally. So जब भी कोई बोलेगा बेटा तो आप 34 ATP को बोलेंगे कि they formed via ETS, और 4 ATP को बोलेंगे कि they formed via SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरीके से ये कहानी आगे की ओर चलती है। जब हम इस डिस्कशन में अभी तक बात कर रहे हैं तो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट के टूटने की बात कर रहे हैं, जिसके ऑक्सीडेशन को अल्फा ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ मैं आपकी समझ के लिए वर्ड मेंशन कर दे रहा हूँ, अल्फा ऑक्सीडेशन। व्हाट इफ सम इंडिविजुअल ईटन फैटी एसिड और फैट, तो फिर क्या चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने फैट की यूनिट के बारे में बात करी और मैंने कहा कि किसी ने फैटी एसिड को एज अ फूड खाया, तो जब फैटी एसिड टूटेगा तो 2 चीज़ों में बनेगा बेटा। एक तरफ हम ऐसे करके बात करेंगे कि, या मैं फैट से सोचता हूं कि वो थोड़ा उसमें एरर भी है, अगर फैट किसी ने खाया तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो 2 चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा ग्लिसरॉल और दूसरा बनेगा फैटी एसिड, क्योंकि ग्लिसरॉल को अलग से लिखना पड़ता नहीं। तो जो ये ग्लिसरॉल है ये आगे जा करके कन्वर्ट हो जाता है 3-PGAL में और EMP में एंटर कर जाता है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू इट। और जो ये फैटी एसिड है ये फर्दर ब्रेक डाउन करके बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम A, और ये एसिटिल कोएंजाइम में आप देख रहे हैं कि यहां से सीधा जाते हुए एंटर करता है यहां पर। एट द वेरी सेम टाइम व्हाट यू विल से कि हमारे पास अगर फैट की बजाय प्रोटीन एज अ फूड है तो प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है बेटा। आपने हो सकता है इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया हो कि अमाइनो एसिड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी ये सिंपल होते हैं, कभी ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो थोड़े सिंपल हैं वो EMP पैथवे में, कुछ लिंक रिएक्शन में, और कुछ अमाइनो एसिड्स TCA साइकिल में भी एंटर करते हैं। यानी आप ध्यान से समझिए कि चाहे सबस्ट्रेट फैट हो चाहे सबस्ट्रेट प्रोटीन हो, उनका भी ब्रेकडाउन अल्टीमेटली इसी पैथवे के थ्रू होता है। फैट के ब्रेकडाउन के लिए यहां पर मैंने नाम लिख रखा है बीटा ऑक्सीडेशन, इसके ब्रेकडाउन को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा, और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को गामा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब आपको इस बोर्ड पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलेगी कि कैसे किन किन स्टेप्स में ये टूटता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ एंटर करते हैं। जब आप इस बोर्ड के इंफॉर्मेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको रेस्पिरेशन के बड़े सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके नीट में एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग को मैंने यहाँ समझा दिया है। हर स्टेप का नाम, लोकेशन का नाम, पैथवेज कैसे वर्क करते हैं, क्या आउटपुट है, वो आउटपुट कैसे मैनेज होता है, और इनकी लोकेशंस भी कि ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिएगा और आप अपना ख्याल भी रखिएगा, आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी।